गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधे श्याम सरस्वती विद्या मंदिर से। आज हम वीडियो नंबर 11 की बात करेंगे। दिनांक 27/4/2020। व्याकरण ही चल रहा है, जिसमें आज हम वर्ण विचार की बात करते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं होती और जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वर कहते हैं। देखिए, स्वर जो होते हैं, एक तो इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होती। जब हम बोलते हैं, कोई रुकावट मुंह के अंदर किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, जैसे हमारे व्यंजनों में होती है, वो इसमें नहीं होती। दूसरा, स्वर जो होते हैं वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। इनकी ये दो खासियत हैं। एक तो बिना रुकावट के बोले जाते हैं, दूसरा ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। जबकि व्यंजन में ये दोनों काम होते हैं, रुकावट भी होती है और दूसरे वर्ण का प्रयोग भी होता है। दूसरे वर्ण के प्रयोग की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। तो देखिए, अभी हमने स्वर पढ़ा, इसी प्रकार से व्यंजन की परिभाषा भी देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर निकले तथा जिन उच्चारण के लिए सदा स्वरों की सहायता ली जाए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, देखिए इसका उल्टा हुआ। अब इसमें व्यंजन जब हम बोलते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं रुकावट होगी। देखिए, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे रुकावट होती है, जबकि स्वर में कोई रुकावट नहीं होगी। तो देखिए, स्वर ये हैं हमारे, मैंने आपको पहले भी बताए थे। ये हमें जनरल जानकारी होनी चाहिए, मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये कक्षा 3rd 4th 5th 6th में भी आते हैं, आपने पढ़े होंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसका ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। तो थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी आपको ये होनी चाहिए जो मैंने इसमें लिखी है। देखिए, ए आ बड़ा, छोटी ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रैसे ऋषि, ए बड़ा ए, ओ औ। ये आपको 11 स्वर बताए गए हैं, मूल 11 होते हैं। अब इन स्वर को भी आगे बताऊंगा, मैं डिटेल करूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले आप ये देखें, व्यंजन में व्यंजन को हम 5 वर्ग में बांटते हैं, जिसे हम कचट तप के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसका पहला पहला वर्ण लिया है। जैसे ये कै वर्ग कहते हैं इसको, इसको चै वर्ग कहते हैं, इसको टै वर्ग, ये तै वर्ग और ये पै वर्ग। अब कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, अणे, ये पांचों ये वर्ण हैं जो कै वर्ग में आते हैं। ये आपको याद करने होंगे ऐसे ही क्रम से। ऐसी चै वर्ग में चै, छ, जय, झय, अणे। टै, टै वर्ग में टै, ठै, डै, अणे, ढै, अणे। तै वर्ग में तै, थे, दै, धै, न। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। तो ये आपको याद रखने हैं। ये इसके एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसे याद करने के लिए हम ऐसे याद करते हैं, के शुरू का वर्ण ले लेते हैं इसमें, के, चे, टे, ते, पे, कचट तप। ये देखिए, हमने यहाँ लिखा है कचट तप। इसमें स्पर्श व्यंजन, इन सबको जो वर्ग में आते हैं, इन सबको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। क्यों? देखिए, 5 एक में है और ऐसे भी 5 हैं, तो 5 5 जा 25। तो ये 25 वर्ण होते हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी हम कहते हैं। ये ध्यान रखना। इसके अलावा हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, ए अंग से अंगूर अणे खाली, जिसे हम बोलते थे। नोट कर लें इस चीज़ को। ये अयोग वाह कहे जाते हैं, कि इनको अलग रखा जाता है, अयोग वाह। अब अयोग वाह में भी इन्हें अलग अलग बोलते हैं। अब इनको भी आप देख लीजिए। देखिए, ऐसे अंगूर जो बोलते हैं, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। और ये जो है आगे, ये इसे विसर्ग बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। और आगे देखिए, ये 25 हो गए। इसके बाद आपके ये आगे आया ये, र, ल, व, ये अंत्यस्थ कहलाते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि इन्हें अंत्यस्थ क्यों कहते हैं। और से है, ये ऊष्मक हैं, इन्हें हम ऊष्मक कहते हैं। और ये छ, श्रय, छ, ज्ञ, त्रय, संयुक्त, यानी 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। ये मैं आपको नीचे दिखाऊंगा इसके बारे में भी। फिलहाल अभी मैंने एक साथ लिखे वर्ण हैं। तो देखिए, 25 ये हैं, 4 ये हो गए, 4 ये। तो ये जो मैंने यहाँ पर ये निशान लगाए, 33 कहलाते हैं व्यंजन। लेकिन ये संयुक्त हैं, ये अलग काउंट होते हैं 4 ये। तो 11 आपके स्वर हो गए और 33 आपके व्यंजन हो गए और 4 संयुक्त हो गए। टोटल मिला के 48 होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं स्वर की।
ये हल्की हल्की जानकारी हमें होनी चाहिए। जो हमारे 11 स्वर हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो देखिए, ह्रस्व स्वर जो होते हैं इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व को हम कौन कौन से आते हैं, यानी मूल शब्द भी कहते हैं, इन्हें लघु भी बोल सकते हैं हम। इसमें आप ये भी लिख लें, लघु स्वर भी कहते हैं इन्हें, लघु यानी छोटा। तो लघु भी कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए, इसमें छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और रैस ऋषि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर जो है जिसमें बड़ा, जिसमें हमें टाइम लगता है, जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, ऐसे ए एनक, ओ, औ, ये देखिए ये दीर्घ कहलाते हैं। पलुत स्वर जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम, जैसे जिसमें हम इस देखिए, ह्रस्व जो होता है, मैंने इधर लिखा भी है, ह्रस्व जो होता है, ह्रस्व में थोड़ा समय लगता है, ह्रस्व में थोड़ा लगेगा तो इससे दुगना लगेगा दीर्घ में, और इससे दीर्घ से दोगुना वो पलुत में लगता है। जैसे हम बोल देते हैं ओम, इस प्रकार से। तो इसमें मैंने दिखाया ओम, ये शब्द जो बोलते हैं पलुत में आता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, परंतु ये हमें पता होना चाहिए, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, ह्रस्व थोड़ा समय लेता है, दीर्घ दोगुना समय लेता है इसका ह्रस्व का, और पलुत इससे दीर्घ से अधिक समय लेता है। तो आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे देखते हैं हम। अब आगे मैंने देखिए इसको दोबारा लिखा है, ये मैंने दोबारा लिखे हैं। तो देखिए, हम जो ये क वर्ग था, च वर्ग था, ट वर्ग था, त वर्ग था, पा वर्ग था, देखिए इसको हम और क्या बोलते हैं, क वर्ग को बोलते हैं कंठ, यानी गले से बोले जाने वाले शब्द होंगे। देखिए, हम इन्हें जब बोलेंगे तो गले से, कंठ हैं सारे, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, यानी ये हमारे गले से साउंड आएगी, इसलिए इनको कंठ कहते हैं। इसको आप याद भी कर सकते हैं, कैसे, क और कैसे कंठ। ऐसे च वर्ग वाले जो हैं तालव्य कहलाते हैं। तो देखिए, च, छ, ज, झ, अने। तो ये जो तालव्य होते हैं ये हमारे थोड़े कंठ से ऊपर जाते हैं, जैसे कि हमारे दांत से थोड़ा ऊपर जाएंगे, च, छ, इसके जो जीभ होगी हमारे उससे ऊपर लगेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं टच करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था व्यंजन में। तो ये तालव्य कहलाते हैं। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अणे, ये हमारे बिल्कुल उस दांत के ऊपर भी लग रहे थे, उससे और ऊपर हमारे बिल्कुल तालवे में लगेंगे, उन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। तो ये होंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद आते हैं दंत, ये दांत से टच करेंगे वापसी आकर। देखिए, जैसे हमने बोला त, थ, द, ध, न, ये सभी जो हम बोले हैं जीभ दांत के पीछे लगेगी, टच करेगी, इसलिए इनको दंत कहेंगे। अब आगे देखिए आप, पा, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ होते हैं, यानी इसमें हमारे जो होठ हैं, ओठ वो टच करेंगे एक दूसरे को। देखिए, प, फ, ब, भ, म, तो ये हमारे ओष्ठ कहलाएंगे। ये भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से बनाया हुआ है, ये मैंने इसलिए बनाया, देखिए इसमें क, ग, ड, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये लिखा है वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा, इसे हम अल्पप्राण कहते हैं। ये भी हमें पता होनी चाहिए। अल्पप्राण किसे कहते हैं, जब हम कोई उच्चारण करते हैं उसमें कम हवा निकले, हमारे मुख से हवा कम निकलेगी। देखिए, यहाँ प्राण का मतलब हवा से है, हवा का निकलने से है, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया है। यानी जो हमने लिखा है अल्प प्राण, यानी अल्प माने छोटा, हवा यानी छोटी, थोड़ी सी हवा जो निकलेगी वो अल्प प्राण कहलाएगा। देखिए, जैसे हमने बोला क और ख बोलेंगे इसमें ज़्यादा, देखिए क, ख। तो अब हमने दूसरा और चौथा यानी ख और घ, दूसरा चौथा जो वर्ण है, ये वर्ण है, ये मैंने लिख दिया ऊपर, इसे महाप्राण कहेंगे, यानी अधिक हवा निकले। जब हम बोलते हैं इसमें अधिक हवा निकलेगी तो ये महाप्राण कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया अल्पप्राण, महाप्राण। अब थोड़ा और आगे चलते हैं इससे रिलेटिव। अब देखिए, मैंने दोबारा यहाँ लिखे हैं ये वर्ण क, ख, ग, घ। अब देखिए, मैंने एक यहाँ लाइन खींची है। अब इससे जो इधर है ये 2 वर्ण आते हैं, इधर 3 वर्ण आते हैं। देखिए, मैंने लिखा वर्ण, वर्ण 1 और 2, ये जो होते हैं अघोष होते हैं। अब देखिए, अघोष क्या है, अघोष कहते हैं स्वतंत्रियों में कंपन न होना। जब हम बोलते हैं तो अगर गले पे हाथ रख के बोलेंगे कंपन होगा, तो इन वर्णों में कंपन नहीं होता, क, ख। अब देखिए, आगे बोलेंगे ग, घ, ण, तो इसमें कंपन होता है, झंझनाहट होना। कंपन होने से मतलब है झंझनाहट, तो उसे हम कहते हैं घोष या सघोष। और 1, 2 जो वर्ण हैं ये कहलाएंगे अघोष, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा है
ये जो वर्ण है ये कहलाएंगे घोष या संघोष, दोनों एक ही बात है। इसमें स्वतंत्रियों में कंपन होगा और उसमें अघोष में कंपन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। देखिए मैंने एक यहाँ पर ये अंडरलाइन किया है। तो इन वर्णों को हम नासिक क्या कहते हैं, नाक से बोले जाते हैं। देखिए जैसे अड़े, ने, अड़े, ने, में। तो देखिए जब हम इन सब वर्णों को बोलेंगे तो हमारे नाक से इसका साउंड निकलता है, इसलिए इनको हम नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है बेटा, और अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बताया है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। आगे शायद आपको ये समझाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ आपको। अब देखिए जो भी हमने संयुक्त व्यंजन बताए थे आपको, श्रेय, क्षय, ज्ञ, त्रय, तो ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए कैसे, ये क्षय प्लस रे, आधा से प्लस रे तो श्रेय हो जाएगा, और क्षय जो है कक्षा वाला क्षय, के आधा और प्लस से पेट चिरा वाला, इन्हें मिलाकर श्रेय क्षय बन जाएगा कक्षा वाला। यह है ज्ञ, जय बोलते हैं जिसको, तो आधा जय और ने, अने, अने जिसे हमने अभी पढ़ा था पीछे, तो इन दोनों को मिलाकर ये ज्ञ बनता है। और त्रय, तो ते आधा और रे, तो ये त्रय हो जाएगा। कई बार बेटा ये भी पूछ लेते हैं कि क के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो या से के बाद कौन सा वर्ण आएगा, तो हमें इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं। क के बाद वर्ण से आता है, जय के बाद अने आता है, आप कभी उसके वर्ण के अनुरूप चलें, तो ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। अभी देखिए एक चीज़ और है, द्वित्व व्यंजन, यानी जिसका हम डबल प्रयोग करते हैं, आधा और पूरा। जैसे देखिए के आधा फिर के, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। चे आधा फिर चे, फिर पे, जैसे हम लिखते हैं पप्पू, जैसे हम लिख देते हैं कच्चा, पक्का, तो पक्का, के आ, पक्का, तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो बेटा देखिए आज मैंने आपको दोबारा रिवीजन कराया है जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो आप इसमें तो स्वर का आपको पता होना चाहिए, व्यंजन का पता होना चाहिए। और हाँ एक चीज़ और मैं भी आपको बता रहा था, देखिए जैसे अभी हमने ये पढ़ाए थे, ये रे ले वे, अंत्यस्थ ये वो वर्ण हैं जो बिना रुकावट के ही हमारे गले से निकलते हैं, ये रे ले वे, ये अंत्यस्थ कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ऊष्मक, इसमें हमें हीट उत्पन्न होती है, इसीलिए इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण इन्हें हम इसमें रखते हैं। जैसे देखिए अपने हाथ मुंह के आगे रखेंगे अपने होठों के पास, और जब शब्द बोलेंगे तो ऊष्मा निकलेगी, हीट उत्पन्न होगी, जैसे से है, तो ये हमारे, इसीलिए इनको हम ऊष्मक कहते हैं। इन्हें हम याद भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना बेटा, आप इससे वर्णों से संबंधित इतनी जानकारी आपसे अपेक्षित है, इसलिए ये आपको याद कर लेने हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको भविष्य में इनकी समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। इनकी कभी कभार परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको मैंने इसमें स्वर पढ़ाए, व्यंजन पढ़ाए, याद करने का तरीका बताया, अयोग भाव बताए, अनुस्वार बताए, विसर्ग बताए, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, नासिक के वर्ण, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कौन से और कैसे बनते हैं। तो बेटा इनको आप अच्छी तरह याद भी कर लेंगे और समझ लेंगे, और इसके बाद हम आगे कल फिर बात करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।